बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नेशनल इश्यूज में मैं हूं सबा तारिक और मैं हूं उमर हुसैन चौधरी। आज हमारे साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट की मेंबर आयशा हामिद। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनके कौन से ऐसे अज़ाइम हैं जिनसे अवाम को उनकी मुश्किलात से छुटकारा हासिल हो जाएगा। जी आयशा हामिद, आखिर आपकी पार्टी का ऐसा क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा बड़ा साफ सुथरा और बड़ा सिंपल है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और कायदे आज़म ने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया 1947 में, वो थी फ्रीडम। एक मुल्क पाकिस्तान बना, हम उस फ्रीडम को आगे लेके जाना चाहते हैं और हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल है कि हम फ्रीडम वो चाहते हैं जो कि कायदे आज़म ने तसव्वुर की थी। फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, करप्शन, ऐसी फ्रीडम जहाँ पे इंसान जो है वो अपने सर उठा के और उस मुल्क में रह सके और बस सके। और ये बड़ा सिंपल है, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि ये अचीव हो सके। अनफॉर्चुनेटली सक्सेसिव हुकूमतों ने इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी और हम लोगों ने बैठ के चंद लोगों ने ये सोचा कि हमने बहुत से हुकूमतों साथ भी काम किया, हमने बहुत से इदारों में भी काम किया, हमने इंडिपेंडेंटली भी काम किया, हमने अपने तवासत से जो कुछ अपने मुल्क के लिए कर सके हमने किया और दिलो जान से किया। लेकिन हमने ये देखा कि अलग अलग करने से कोई फ़ायदा इतना ख़ास हो नहीं रहा, बहुत कम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इसकी एक तो शनाख्त भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले अवाम के लिए आप तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन ये तब्दीली किस तरह आएगी? बेरोजगारी से, गुर्बत से, इससे छुटकारा अवाम को किस तरह मिलेगा? देखें जी, अगर आप दुनिया की तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो जितनी मुल्कों ने आज दिन तक तरक्की की है उन्होंने अपनी सदी के हिसाब से अपने सिस्टम्स कायम किए। हम अनफॉर्चुनेटली 19वीं और 20वीं सदी के सिस्टम्स पे अभी तक चल रहे हैं। हम वो जहाज़ चला रहे हैं जिनको कि रिटायर कर दिया गया है। हमें ड्रीम लाइनर चलाना है, हमें 21वीं सदी के हिसाब से अपने सिस्टम्स कायम करने हैं और सिस्टम इतने मजबूत होते हैं, एक दफ़ा वो मुल्कों में कायम हो जाएं तो उसके साथ जितने मसाइल होते हैं वो खुद ब खुद हल होते चले जाते हैं। हर मुल्क जिसने तरक्की की, जिसने सुपर पावर तक, अमेरिका तक जो बना, 200 साल पहले अमेरिका में भी सिस्टम्स नहीं थे, उनके भी लोगों ने इकट्ठे होकर और ये तश्कील किया कि जी नहीं, हमने सिस्टम्स बनाने हैं। एक दफ़ा सिस्टम्स बन जाते हैं तो आपको हर उस मुश्किल से और उस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है जो आज हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आप कह रही हैं कि मौजूदा हुकूमत का कोई सिस्टम नहीं है? सिस्टम्स ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत का नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ 1947 से हम सिस्टम बना ही नहीं पाए हैं। हमने कभी इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है। 68 ईयर्स हो गए हैं, 69 ईयर्स होने को आए हैं, लेकिन हमने अपने किसी भी इदारे को सिस्टम के तहत नहीं चलाया। उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको नादरा की देती हूँ। नादरा एक सिस्टम है और देख लीजिएगा खुद ब खुद वो चल रहा है। उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे हम कहें कि जी यहाँ पे ये फेल हो गई है या यहाँ पे ये डिलीवर नहीं कर सकी है। और जितने ये सिस्टम्स आप बनाते चले जाएंगे, मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की की तरफ चलता जाएगा। और आप देखिएगा कि करप्शन जो है ना, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली एक आउटकम है एक मसले का। जो हम देखते हैं ये आउटकम है उस मसले का जिसको आप करप्शन कहते हैं। जब एक सिस्टम आ जाएगा इन प्लेस तो करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि मौके फराहम नहीं होंगे करप्शन करने। तो आप लोगों ने ऐसे सिस्टम की क्या तफसीलात है, मतलब क्या 18-19 साल से हमारी टीम, जो कि एक बड़ी मजबूत टीम है, बड़े इसमें होनहार लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, हमने 18-19 साल बैठ के इसके ऊपर गौर व फिक्र किया है और हमने ऐसे पॉलिसीज़ और ऐसे सिस्टम्स तश्कील दिए हैं और बनाए हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि कायदे आज़म ने जो एक दफ़ा कहा था कि अब मैंने तुम्हें 1947 में मुल्क दे दिया, अब एक मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सिस्टम्स बनाए हैं, जिसके पास एक होनहार और बहुत उम्दा टीम है। उस टीम के तहत हमने एक प्लानिंग की है, एक पाकिस्तान प्लान बनाया है और एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा। आगे पाकिस्तान में 350 से ज़्यादा पार्टियां मौजूद हैं, बिल्कुल है, जो इलेक्शन कमीशन में उनका रजिस्टर्ड भी हैं। तो आपकी पार्टी क्या समझती है कि सिर्फ आपको रजिस्टर्ड होने का शौक था या वाकई को अवाम के लिए दर्द भी है आपके सीनों में? हमने जब इसको 18-19 साल के निचोड़ को जब हम प्लान में लेके आए और पाकिस्तान प्लान हमने बना लिया, तो हमने यही सोचा जैसे आप सोच रहे हैं कि जी क्या सिर्फ ये प्लान किताबों की हद तक और क्या ये सिस्टम्स जो हैं लिखाई की हद तक रह जाएगा या इसका कोई आगे मस्बत नतीजा भी निकलेगा। तो हमने ये सोचा कि आज से 6-7 साल पहले जब हमारा प्लान बन गया तो हमने उसको ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट भी किया और इम्प्लीमेंट ऐसे तरीके से किया कि आज वो कामयाबी से हमारी। लेकिन बड़ी तब्दीली कैसे आएगी मुल्क में? जब 2 बंदे बैठ के एक छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं तो क्या 22 करोड़ अवाम इकट्ठे मिलके एक बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते? जब 8-10 लोग मिलके और कुछ सिस्टम्स को राइट करके और एक मस्बत प्लान को ग्राउंड रियलिटी में ला के एक
तब्दीली ला सकते हैं एक छोटे पैमाने में, तो क्या 22 करोड़ अवाम इकट्ठे मिलकर एक बड़ी तब्दीली इस मुल्क में नहीं ला सकती? बिल्कुल आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका था रोटी कपड़ा मकान। हमारा इमरान खान साहब का था कि नया पाकिस्तान बन रहा है, तो आपकी पार्टी का उसके ऐसा क्या है जो नया पाकिस्तान भी रह गया, गरीब अवाम भी रह गई, उनकी ना चादर का तहफ़्फ़ुज़ है ना चार दीवारी का, तो आपकी पार्टी का ऐसा क्या है हमारा जिससे ये अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? हमारा जो पाकिस्तान प्लान है और जिसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुके हैं, हमें इक़्तिदार में आके इंतज़ार नहीं है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करें, हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमारे विलेजेस जो हमने बनाए हैं, जो सेल्फ सर्विस पे हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, हमने जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाए हैं, हमने जो गरीबों और आवाम की जो रिलीफ देने के प्रोग्राम्स बना के और उनको ऑलरेडी ग्राउंड पर लेके भी आ चुके हैं, वो हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम चाहें तो इस मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली के अलावा बहुत बड़ी तरक्की ला सकते हैं। ये मुल्क सोना है और इसके लोग मैं समझती हूँ चांदी है। अगर इस मुल्क में सोना और चांदी मिल जाएं तो ये वो मुल्क बन सकता है जिसको कि दुनिया उठ के देखेगी कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसको कि हम बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे, जो हम कहते थे टेररिस्ट का डेन है। ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफे में दिया है। पूरी दुनिया का ये वाहिद खित्ता है जिसमें सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे गहरे समंदर और सबसे खूबसूरत दरिया और फिजा है। अगर 4 मौसमों का हम इस्तेमाल खुद नहीं कर रहे तो हम इसको किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो रिसर्च और डेवलपमेंट के तहत चलती है। वो हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करती है, उसको डेवलप करती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी 1947 में आनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। हमारे लिए वो सबक जो है, वो सीखे हुए सबक जो है, वो अब हम उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं कि जहाँ पे हम वो पॉलिटिकल पार्टी तश्कील दें जिसके बारे में ना आज दिन तक आपने सुना है और ना सुनेंगे इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ताला ने जो हमारी हिफाजत करता है और जिसने हमें ये रास्ता दिखाया है, वो हमारे साथ है, उसका साया हमारे सर पे है, तो क्यों नहीं ये कामयाब होगा। जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमारे पास प्लान है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। आप लोगों का भी नया पाकिस्तान बनाने का एक तरह से नया पाकिस्तान तो बनाने, इमरान खान साहब की बात से मिलता जुलता नहीं है? जी, नया पाकिस्तान क्यों बनाना है? पाकिस्तान पाकिस्तान है, वो बन चुका है। हमें क्यों हम कहते हैं जी नया पाकिस्तान? क्या ये कोई और मुल्क में जाके हमने ये पाकिस्तान बनाना है, या क्या हमने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़े को पाकिस्तान कहना है? क्या ये हम चाहते हैं? नहीं, हम अपने 6-7 सूबों को इकट्ठे लेके जोड़ के एक पाकिस्तान को, जिसके अंदर लैंग्वेजेस की खूबसूरती है, जिसके अंदर कल्चर की खूबसूरती है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज की खूबसूरती है, जो वो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को भरा हुआ है, उस खूबसूरती के साथ उसको हम टुकड़े नहीं करना चाहते, हम उस खूबसूरती को लेके साथ चलना चाहते हैं। तब्दीली या चेंज, या आप जैसे कहती हैं नया पाकिस्तान, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए बड़े मस्बत किस्म के, ठोस किस्म के सिस्टम्स। जब एक मुल्क सिस्टम्स की बिना पे चलेगा, ना सिर्फ वहाँ करप्शन ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे इनक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे जॉब्स आएंगी, वहाँ पे हर बंदे को हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी। हमारा पाकिस्तान प्लान इस तरह का प्लान है कि हमने 14 निकात के ऊपर उसको बनाया हुआ है, जिसके अंदर सिविल सर्विस से लेके, एजुकेशन से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, एनर्जी से लेके हर शोबे के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमने पॉलिसी तश्कील दी है। और उस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि इलेक्शंस होंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे तो करेंगे। हम ऑलरेडी उसको ग्राउंड रियलिटी पे कर रहे हैं और वो कामयाब है। जब वो एक छोटे पैमाने पे कामयाब हो सकती है तो वो बड़े पैमाने पे क्यों नहीं कामयाब? आप ये बताएं कि दूसरी पार्टियों की तरह आपकी पार्टी भी समझती है कि मौजूदा हुकूमत करप्ट है, करप्शन करती है, इनके पास कोई लायामल नहीं है, तो आपके नज़दीक कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल आया है जिससे आप समझ लें कि इस हुकूमत ने करप्शन की है और आवाम को उससे दूर करना चाहिए, करप्शन से पाक हो? जी बिल्कुल। देखें, करप्शन और करप्शन करने वाले, इसका एहतसाब जब होगा और जब प्रूव होगा, जब एविडेंस आएगा, जब सज़ाएं होंगी, जब पकड़ होगी और जब आवाम के सामने तमाम हकीकत आएगी, तो मेरा ख्याल है हमारा हक बनता है कि हम उस पर कमेंट करें। कहते हैं ना, यू आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। जब तक आप प्रूवन गिल्टी नहीं होते, आपको अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं देता हक कि तुम किसी को जज करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का अपना डोमेन है। ये अल्लाह ताला ही जज कर सकता है किसने कहाँ गलत किया और वो कहाँ फिरौनियत आई, कहाँ पे करप्शन आई, किसने पैसा खाया, किसने नहीं खाया। जब तक हमारे सामने प्रूफ एविडेंस नहीं होगा और पकड़ धकड़ नहीं होगी, तब तक हम इसके ऊपर कमेंट। अच्छा, अब इतने साल आपके पार्टी के मेंबर, चेयरमैन हारून ख्वाजा साहब भी
दूसरी पार्टियों में, नून लीग में भी शामिल रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम भी किया है, तो उनको ऐसी क्या चीज़ उनको बदन किया है कि वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का सोचा है? देखें जी, काम हम सब जितने मेंबर्स हैं, हम सब ने तमाम हुकूमतें जितनी भी आईं उनके साथ काम किया। हमने ना सिर्फ PMLN के साथ काम किया, क्यू के साथ भी किया, PPP के साथ भी किया, PTI के साथ भी किया। जहाँ जहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ी या हमें कहा गया कि जी हमारी हुकूमत को आके मदद करें, ऑनररी कैपेसिटी में बग़ैर मुआवजा लिए, बग़ैर हुकूमत की कोई मशीनरी को इस्तेमाल किया, हमने अपनी जितनी हम में सलाहियत थी वो हमने सक्सेसिव हुकूमतों को दी। खान साहब ने भी यही किया और उन्होंने बहुत मशवरे दिए और उनके मशवरे बहुत से उन्होंने अमली जामा भी पहनाया गया उनके मशवरों को। लेकिन बाद में एक ऐसा स्टेज इंसान का आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपका विजन है शायद वो बाकी लोगों के विजन से मुख्तलिफ है। जब वहाँ पे क्लैश विजन्स का आ जाता है या आप समझते हैं आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे अपने आइडियाज़ को, तो चाहे वो एक हुकूमत हो या एक छोटा सा इदारा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उससे हट के अपनी कोशिश और अपनी मदद आपके तहत इंसान फिर निकल पड़ता है। और ख्वाजा साहब का भी यही हुआ कि जब उन्होंने देखा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सक रही तो वो अब खुद निकल पड़े कि चलें अब तक मैं तमाम पार्टीज़ को अपना प्लान देता रहा हूँ, अब चलो खुद निकल के देखता हूँ कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं। आप लोगों की पार्टी के खिलाफ एक स्कैंडल भी पिछले दिनों आया था कि हारून ख्वाजा साहब बहुत अमीर आदमी है, 3-3 शादियाँ की हुई हैं और आप लोगों की पार्टी के ज़्यादातर मेंबर सारे सेठ हैं, अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं और कुछ लोग मुखालिफ कहते हैं कि अमेरिका के एजेंट के तौर पर भी सामने आए। इस बात में कितनी सदाकत है? इस बात में सदाकत तो नहीं है क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ और ना मैं सेठ हूँ, तो मैं उस पार्टी की बहुत अहम रुकन भी हूँ और मेंबर भी हूँ। और हमारे बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो इतने कोई सेठ अमीर नहीं है। अमीर होना कोई गाली नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक ख्वाजा साहब की शादियों का तल्लक है, ये उनका पर्सनल मैटर है। मेरा ख्याल है हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमने ना किसी के ऊपर मड स्लिंगिंग करनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्कैंडल शायद इसीलिए उभारा है कि आप लोगों की पार्टी मतलब उभरे ना, ज़्यादा पीछे रहे। देखें जी, जिस पार्टी ने उभरना है, जिस पार्टी ने काम करना है, हमने सर फेंक के काम करना है। हमारा जो एक मंशूर है वो है जो कायदे आज़म का था, काम काम और सिर्फ काम। हमें अपने काम से गर्ज है, ना हम किसी को बुरा कहेंगे, ना हम किसी पे तोहमत लगाएंगे, ना हम किसी को मड स्लिंगिंग करेंगे, ना हम किसी को आकर ओपन चैनल्स पे, नेशनल टीवीज़ पे हमने बुरा कहना है। वजह यह है कि हमारा वो मौक़िफ़ ही नहीं है। हमारा मौक़िफ़ है इस मुल्क और कौम को बनाना, इसमें तरक्की लेके आना, इस मुल्क को उस सतह पे लेके जाना जहाँ इस वक्त तमाम ममालिक खड़े हैं 50 और 60 साल के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, और हम वहाँ खड़े नहीं हैं। ये हमारे लिए एक तकलीफ दह चीज़ है। तो हम उस लेवल पे आके खड़े होना चाहते हैं बड़े मस्बत तरीके से, जहाँ दूसरे ममालिक हैं उनका मुकाबला करना चाहते हैं। तो ये जो आम बातें हैं, छोटी बातें, इन पर हम इतनी तवज्जो देना ही नहीं चाहते। जब इस पार्टी का इनेकाद हुआ था, जब ये पार्टी की सेरेमनी हुई थी, तब भी गवर्नमेंट ने इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी, तो हो सकता है कि आगे भी पैदा करने की कोशिश करे। तो इस सारे मसले से निपटने के लिए कोई लाया है आपके पास? हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जी। हमारे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक खुदादाद सलाहियत अल्लाह ने ये दी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ की बिना पे, अपनी अकल की बिना पे, अपनी हिम्मत की बिना पे, अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस की बिना पे ये चीज़ें हमें हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ फ़र्क है। हमने इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है। हमारा मौक़िफ़ है मुल्क और कौम को बनाना। और इंशाअल्लाह ताला हमने पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के हर मेंबर ने, हर कारकुन ने, हर नुमाइंदे ने तहैया कर रखा है कि इन बातों से हमारी जो मूवमेंट है वो रुकने वाली नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से आज 2.5-3 लाख बंदा है जो हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर परसू कर रहा है। हमारी 64,000 मेंबर्स ऑलरेडी हमारे। अच्छा मैडम, हम आपसे बात करेंगे तालीम के मसाइल पे जो हमारे अवाम को दरपेश आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी। आयशा हामिद, हम तालीम के हवाले से बात कर रहे थे कि इसके लिए आपने ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया है? एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक नेशनल पॉलिसी है और वो पॉलिसी है जो पूरे मुल्क के लिए यकसां राइज की जाएगी। उसमें स्टूडेंट का, टीचर्स का, टीचर ट्रेनिंग का, करिकुलम का बहुत ख़ास उसके ऊपर तवज्जो दी गई है। हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारी पॉलिसी के तहत, जब भी अल्लाह ने हमें ये मौका दिया और वो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की, कभी भी कोई खातून, कोई लड़की अपना दाखिला फॉर्म लेट होने की वजह से खुदकशी नहीं करेगी, क्योंकि सिस्टम हमने ऐसा तश्कील दिया है जिसमें हर स्टूडेंट को हर वक्त ये मौका दरकार होगा कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके।
ऐसा सिस्टम जिसके अंदर स्ट्राइक्स की ज़रूरत ही नहीं है, जिसके अंदर एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पे निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। ये वक्त ज़ाया है बच्चों का, ये स्टूडेंट का, यूथ का वक्त ज़ाया है अगर वो सड़कों पे आते हैं और वो एहतजाज करते हैं। एहतजाज के बहुत खूबसूरत तरीके हैं जो पढ़े लिखे मुल्कों में पढ़े लिखे लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोई एहतजाज यहाँ पे किसी बॉडी ने, किसी यूनियन ने, किसी स्टूडेंट की बच्चों ने करना है तो वो एक बड़े एजुकेटेड और एक मस्बत अंदाज में वो होना चाहिए, क्योंकि वो एक तनकीद होती है और उस तनकीद को सीरियसली लेना चाहिए। नेशनल करिकुलम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है, टीचर एजुकेशन से स्टार्ट होता है, और वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, दूर दराज के इलाकों के स्कूल हो, वो एक करिकुलम यकसां होगा ताकि हर बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और वो वही तालीम हासिल कर सके जो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में बैठ के करते हैं। वही तालीम हमारे टाट पे बैठे हुए बच्चों को भी करनी चाहिए। और हमने उसके लिए एक जो प्लान बनाया वो ये है कि ऑलरेडी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्पेशल एजुकेशन को भी बहुत तरजीह दी गई है। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल आने के, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो भी उन स्कूलों में बैठ के उसी तरह पढ़ाई पढ़ सकें, उसी तरह आगे निकल सकें, क्योंकि 80% से ज़्यादा हमारी आवाम जो है वो निचले तबके के हमारे लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, वो सिर्फ दूर से स्कूलों को देख के चले जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम को तालीम के मसाइल का हल मिल जाए तो आप समझ नहीं बाकी मसाइल का हल ऑटोमेटिक निकल आएगा। आप यकीन करें, अगर बेसिक हमारा कोई मसला है तो वो तालीम है, बेसिक मसला लिटरेसी है। एक दफ़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इस मुल्क को मिल गया तो जितने मसले इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सतह पे हों, वो हल हो सकते हैं, बहुत खूबसूरती से, बड़े आराम से हल हो सकते हैं। क्योंकि तालीम इंसान को अवेयरनेस देती है, अवेयरनेस देती है उन्होंने साफ़ सुथरा कैसे रहना है, उन्होंने हकूकुल इबाद कैसे अदा करने हैं, उन्होंने हमसायागिरी कैसे अदा करनी है, उन्होंने हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करके आगे चलना कैसे है। आज भाई भाई से नाराज है, माँ बाप से नाराज है, बच्चे अपने माँ वालदेन से नाराज हैं, वालदेन को बच्चे संभालने नहीं आ रहे। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि हमारा तालीम का सिस्टम बहुत कमजोर है। हमने वो सही तरीके की तालीम और तरबियत बच्चों को देना छोड़ दी। जो बच्चे मर रहे हैं, जिनकी माएँ खुदकुशियां कर रही हैं, उनके बच्चों के लिए फीस नहीं है, उनके लिए जो बुनियादी सहूलतें नहीं है, उसके लिए भी आगे हुकूमत क्या करेगी? हम बिलीव करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन इस मुल्क में फ्री होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, तो होनी चाहिए। कोई हमारा पूरा जो लाया अमल है वो यही है। देखिए, इस मुल्क में खरबों रुपए आ चुके हैं तालीम और सेहत के ऊपर, कहाँ गए वो पैसे? ये खरबों रुपए अगर हम लगाते हैं, क्योंकि हमने अपनी जेबें तो भरनी नहीं है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जैसे कि आपने पहले ही फरमा दिया, तो हमने और कितना और लेना है? हम आए हैं, निकले हैं मैदान में अपनी उम्रों में, इस उम्र में जबकि हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन हम निकल आए हैं। हम आगे आए हैं ताकि हम चाहते हैं कि जहां पैसा लगना चाहिए वहां लगना चाहिए। तो अगर कहीं ये किए काम इस पर एजुकेशन? जी बिल्कुल, एजुकेशन पे हमारे जो 2 स्कूल्स हैं, एक हमारा जो विलेज हमने बनाए हैं उनके अंदर हमने 2 स्कूल खोले हैं जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, बच्चों को साफ पानी मिल रहा है पीने का, वहाँ पे उनकी अपनी सोलर एनर्जी है, बच्चों के लिए अपना वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम्स है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तालीम के साथ साथ, तरबियत के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि जितनी पसमानदा मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने स्कूल के निज़ाम में वोकेशनल ट्रेनिंग एक इंटेग्रल पार्ट बनाया है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि बच्चों को मैकेनिक बनना, इलेक्ट्रिशियन बनना, बच्चों को छोटे छोटे कारपेंट्री का काम, ये वोकेशनल ट्रेनिंग साथ साथ बच्चों की चलनी चाहिए। जहाँ पे आपने स्कूल बनाए हैं, जैसे आपने बात की है, वो किस इलाके में बनाए हैं? कि वो भी शहरों में बनाए हैं? जनाब, मीरपुर खास और मीरपुर खास का एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि आप शायद कभी गए भी नहीं होंगे और ज़्यादातर अवाम वहाँ कभी भी नहीं गई होगी, और वहाँ हमारे लिए भी जाना बहुत मुश्किल था। मुजफ्फरगढ़ के दूर दराज इलाके, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो है हमारे कसूर के दूर दराज गाँव में खड़े हैं, और ये वो रिलीफ दे रहे हैं लोगों को जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे अपने ख्वाब में भी कि हमारे लिए ये कुछ हो सकता है। और ये वो लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़मीन पे सोने वाले गरीब मजदूर, गरीब लोग थे, जिन्होंने ज़िंदगी में पुश्तों ने उनकी घर नहीं कभी देखा था, 4 दीवारी नहीं कभी देखी थी। हमने उन लोगों के लिए 200 फैमिलीज के लिए 2 विलेजेस बनाए हैं अपनी मेहनत से, अपने तवासत से। हमने किसी से डोनेशन नहीं ली, ग्रांट नहीं ली, किसी मुल्क का हमारे पीछे कोई हाथ नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत चले हैं, और वो इतनी सक्सेसफुल कम्युनिटीज़ हैं कि वो लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि अगर इतने से 400 फैमिलीज खुशहाल हो सकती हैं 10-12 लोगों की मेहनत से, तो 22 करोड़ अवाम की मेहनत से ये मुल्क क्या खुशहाल नहीं हो सकता? अच्छा, आप ये बताएं कि ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं, उनमें ज़्यादातर मसाइल उनकी सेहत के हैं। जी हाँ, सेहत के हवाले से आपके पास क्या लाए? देखें जी, हमने इसकी बड़ी रिसर्च की थी, और हमें बड़ा अफसोस से आपको कहना पड़ रहा है कि हालांकि आबादी इस वक्त हमारी औरतों की 50% से ज़्यादा है
इस मुल्क में, और बढ़ती जा रही है। खवातीन पंजाब की में आबादी बहुत बढ़ती जा ज्यादा रही तादाद है, है, 6 करोड़ के लगभग उनकी तादाद है। बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन तालीम सही ना होने की वजह से मदर एंड चाइल्ड का डेथ मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत हाई है, और 200 में से हम 140, 45, 46 इस कैटेगरी में आ रहे हैं दुनिया में, इनसे भी नीचे हैं जी। अब आप ये देखें कि हमने उसके ऊपर क्या अमल किया। हमने मोबाइल हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स बनाए, हमने 5 हेल्थ यूनिट्स बनाए, जिसके अंदर गायनी, जिसके अंदर हार्ट पैथोलॉजी लैब, जिसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, उसके साथ 2 किंजी रिक्शे, उसके साथ एक एम्बुलेंस। जैसा कि आप वुमेन डेवलपमेंट की हेड भी हैं, तो आपने औरतों के तशद्दुद, उनके हरासमेंट और इस तरह के जो केसेस हैं उसके लिए आप लोगों ने क्या की है? जी, हमारी जो औरतों के ऊपर वुमेन डेवलपमेंट की पॉलिसी है उसमें हरासमेंट खास तौर पे टॉप ऑफ द लिस्ट है, और उसमें हमने औरतों को अवेयरनेस ड्राइव बहुत ज़रूरी है। अव्वल तो औरतों को अपने हकूक़ का पता ही नहीं है, दूसरा औरतों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं आता, तीसरा औरतों को अपने आप को पोर्ट्रे करना नहीं आता सोसाइटी में कि वो अपने आप को किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आगे प्रोटे करें, ताकि अगला जो इंसान है, चाहे वो औरत है मर्द है, जो उसको हरेस कर रहा है, वो खुद ही रुक जाए। ये चीज़ें आती हैं तालीम और तरबियत से, एक तो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरा वर्क प्लेसेस पे। जैसे कि आपको पता है 2010 का जो बिल बना है सेक्सुअल हरासमेंट का, उसमें ये तमाम कवायफ हैं। अब मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन का। हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट, हमारा एक बहुत अहम मकसद यही है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। पॉलिसियाँ बन जाती हैं, बहुत से प्लान्स भी बन जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो सारे इदारे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा जो एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एजेंडा है, वो ये है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास टीम्स हैं, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं। वो पॉलिसीज़ राइट करना है और इम्प्लीमेंटेशन खुद ब खुद हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है, विच इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। हर वक्त की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होगी ताकि पता चलता रहे कि क्या ये वाकई जो पॉलिसी हमने तश्कील दी है और इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्या ये चल भी रही है कि नहीं, और जहां इसको रुकावट आ रही है या ये पॉलिसी नहीं चल रही, फिर उसको हमने मॉनिटर करके एवेल्युएट करके, हो सकता है चेंज करना हो, ट्वीक करना हो, थोड़ा सा बदलना हो, ताकि ये अवाम के लिए फ्रेंडली भी हो जाए और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। सारी बात आ जाती है अवेयरनेस और एजुकेशन पे। वंस ये कौम हमारी 22 करोड़ अवाम, और उसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जी हमारे शहर के तबके या हमारे अमीर तबके या हमारे पढ़े लिखे तबके बहुत सुलझे हुए हैं, आई एम सॉरी टू से, हमें ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है, चाहे वो अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, सिटीज़ में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं या बाहर मुल्कों में रहते हैं। ये अगर उनको अवेयरनेस होती तो यहाँ तेजाब वाली चीजें, जहेज से मारने वाली चीजें, कभी भी ना, जलाने वाली, ये कभी भी ना बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आपको फिर अकाउंटेबिलिटी करनी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है सजाएं दें। हमारा जस्टिस सिस्टम, हमने इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हमारी जस्टिस के ऊपर है, जस्टिस सिस्टम पे, जिसमें के सजा डेफिनेटली है। लेकिन जी 2-2 हज़ार, 60-60 हज़ार, 1.5 लाख केसेस जजेस के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्यों नहीं फैसले होते? क्यों नहीं फटाफट वो, अगर मुजरिम है उसको सजा दें, अगर वो मुजरिम नहीं है उसको बरी करें। मैंने भी बहुत लंबा एक अरसा काम किया था, सिटीजन्स पुलिस लियाज़न कमेटी हमने बनाई थी पंजाब में, और उसमें हम खुली कचहरियां लगाते थे। बात सारी थी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की उस पॉलिसी को। हमने उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया, जो गुनहगार थे उनको सजा दिलाई, जो बेगुनाह थे जेलों में उनको बाहर निकाला। जाती हैं तो बड़ी तजलील होती है उनकी, अपने मसाइल लेके अगर जाती हैं तो। जी बिल्कुल, थाना कल्चर हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, जिसके अंदर थाना कल्चर बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये अवाम की सहूलत के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी कहती चलूँ कि सारी पुलिस डिपार्टमेंट हमारी काले भेड़िए नहीं हैं, चंद एक हैं। ज़्यादातर हमारे पुलिस का महकमा जो है मेहनती लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैंने भी उनके साथ पर्सनली काम किया हुआ है और बड़ी ऊंची और बड़ी निचली सतह पे काम किया। रिश्वत बहुत ज़्यादा है, रिश्वत, अगेन करप्शन तब खत्म होती है जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब पुलिस सिस्टम स्ट्रांग होगा, रिश्वत लेने का नौबत आएगी नहीं, ना रिश्वत लेने का मौका मिलेगा। अब हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उनका सिस्टम इतना खूबसूरत है कि दे डोंट नीड रिश्वत। उनका उनकी सैलरीज हाई हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स अच्छी हैं, उनको सहूलियात दी जाती हैं, उनका वर्कलोड कम है, 6-6 घंटे के बाद, 8-8 घंटे के बाद उनकी शिफ्ट चेंज होती है। ये सिस्टम होता है। जब ये सिस्टम्स राइज हो जाएंगे तो करप्शन इटसेल्फ विल कम डाउन। दूसरी बात, हमारी जैसे कहा कि एजुकेशन, अवेयरनेस और लिटरेसी, जब इन लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी कि गरीब होना गाली नहीं है, या अगर आपके पास मोबाइल फोन, आईफोन नहीं है और आपके पास एक छोटा सा नोकिया फोन है, तो वो भी गाली नहीं है।
ये कहाँ से आती है? ये एजुकेशन और अवेयरनेस से आती है कि ये चीज़ें वो हैं जिनके लिए हम लालच करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जब देगा तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, मौजूद होंगी, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी है। अच्छा, मेहनत इज द मेन। ये बताएं कि हारून ख्वाजा साहब, उनसे एक सवाल किया गया कि उनके आइडियल कौन है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं या वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं या इमरान खान है? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है जो हर इंसान और मुसलमान भाई से यही चाहता है कि ये जवाब हो कि मेरे आइडियल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हाँ, आप ये बताएं कि आपकी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो उनके पास इस्लाम को नाफिज करने, शरीयत लाने में कोई है उनके पास एजेंडा? देखें जी, या वो भी सिर्फ लूट मार के नहीं, देखें ये बड़ा एक नाजुक मसला है और नाजुक मरहला होगा, और इसके ऊपर हमारी जो काउंसिल है, हमारी आइडियोलॉजिकल काउंसिल है, इस्लामिक काउंसिल, हर बात उनके मशवरे से ली जाएगी। बिल्कुल, हम एक मुसलमान कौम है लेकिन हमारे माइनॉरिटीज़ हमारे साथ रहते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा था इस मुल्क को बनाने में भी, और वो इस मुल्क को उन्होंने चूज़ किया था कि जी हमने पाकिस्तान में रहना है। तो जब वो बाय चॉइस इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है उनको प्रोटेक्ट करना। अब इस्लाम और शरीयत और नफाज इस्लाम और कुरान पाक का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म, ये सब हमारी आइडियोलॉजिकल काउंसिल है। इसके ऊपर बाकायदा एक डिस्कशन, एक बहस, और फिर उसके उसमें से जो मस्बत नतीजा निकलेगा वही राइज किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, इस्लाम एक पुरअमन दीन है, ठीक है, और लोगों की इज्जत और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देता है, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ना तो कोई मजहबी जमातें इससे कोई तवज्जो देती हैं और ना ही हुक्मरान इसकी तो कोई तवज्जो देते हैं। सारे अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे रहते हैं। तो आप भी अपनी सियासत चमकाएंगे इसके? नहीं जी, अवाम को माल और जान तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाएगा। हमारे निसाब में, हमारे करिकुलम में, हमारा जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम होगा, जो प्री स्कूल से लेके पीएचडी और पीएचडी पोस्ट पीएचडी तक चलेगा, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो या आम ह्यूमैनिटीज़ में हो, निसाब का एक बहुत अहम तरीन जुज़ जो है वो है हमारा दीन, जो कि एक पुरअमन, मोहब्बत करने वाला और बासलाहियत लोग पैदा करने वाला दीन है। हमारा दीन लड़ाई से हमें मना करता है, हमारा दीन मुआफ़ी की तरफ लेके आता है, फॉरगिवनेस, और उसमें इतनी खूबसूरत वो बातें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने लाई ही नहीं जाती। तो कुरान पाक और उसका तर्जुमा, उसकी तमाम तर खूबसूरती के साथ एक निसाब का बहुत इंटीग्रल पार्ट होगा। और इसी तरह हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए जो उनके वो अहले किताब हैं या उनका, देखिए कोई भी दीन गलत बात नहीं सिखाता, कोई भी दीन जंग की तरफ आपको नहीं लेके आता, कोई भी दीन आपको नफरत नहीं सिखाता। तो ये तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि दूसरों को मोहब्बत से अपने दीन की तरफ लाओ, मोहब्बत से अपनी तरफ राइज करो। तो हमारा तो दीन ही हमारा इसके ऊपर मोहब्बत, प्यार और सुलह के ऊपर है, तो हम क्यों नहीं उसको फॉलो करेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आप लोगों ने क्या सिस्टम बनाए हैं? दहशतगर्दी हमारा जो है जी वो सिक्योरिटी का है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और हमारी आर्मी जिस मेहनत और जिस मुशक्क़त के साथ हमारे बॉर्डरों को भी और इंटरनली भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है और प्रोटेक्शन दे रही है, उनकी पॉलिसी बहुत मस्बत है। हमारी पॉलिसी बिल्कुल उसकी तरह होगी। हमने हमसाया मुल्कों के साथ एक सुलह का जो है मुआहदा करना है, ताकि जो भी टेररिस्ट, चाहे वो उनके मुल्क में है या हमारे मुल्क में है, वो क्यों नाराज़ हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या एजेंडे हैं, उनका पर्सनल एजेंडा क्या है, ये हम तमाम मुल्कों के साथ बैठ के हम इसके ऊपर एक मस्बत पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी के तहत अपने हमसाया मुल्कों के साथ चलेंगे। क्योंकि जब तक हम वो पॉलिसी नहीं बनाएंगे और हमसाया मुल्कों के साथ एक दोस्ती के नाते से नहीं चलेंगे, तो हम इस टेररिज्म की जो एक वबा फैली हुई है उससे हम अपने आप को छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं और हर कोई चाहता है कि इसको तबाह करने के लिए जो भी लायामल किया जाए वो कम है, और इसको दहशतगर्द बनाना में अहम किरदार हमारे हमसाया ममालिक का भी है जी बिल्कुल। और फिर भी हमारी हुकूमत और दूसरे हुक्मरान उनकी बड़ी तरफदारी करते हैं। तो आप लोग भी हुकूमत में आने के बाद उनकी तरफदारी करेंगे? हम उनसे कोई जी सॉरी, आपको उमर मैंने काटा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन तरफदारी नहीं करेंगे। हम अपने मंशूर के मुताबिक उनसे बातचीत करेंगे, हम उनके इक्वल लेवल पे उनसे बातचीत करेंगे। हमें ये रोकना है टेररिज्म, और ये टेररिज्म बॉर्डरों से फिल्टर होकर हमारे मुल्क में आ रहा है। हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है और हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम अपनी आर्मी को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी पुलिस को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को, अपनी आने वाली नस्लों को इन मुसीबतों से बचाना है और हर सूरत बचाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में आप लोगों को कामयाबी मिलेगी? इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि जिस रेट से और जिस तरीके से लोग जोक दर जोक हमें
मिल रहे हैं और हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर हमारी पॉलिसीज़ लोगों को पसंद आएंगी, जो कि अवाम फ्रेंडली हैं, जो अवाम दोस्त पॉलिसी हैं, तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। आयशा, हम आपसे आइन और मज़हब के मुताबिक औरतों के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। जी मैडम, अब हमें बताएं कि आइन के मुताबिक औरतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जा सकता है और थाना कल्चर में जो औरतों की तज़लील होती है उसके बारे में कोई डिटेल से बताएं, ताकि हमारी आवाम जो है, ख़ासतौर पर ख़वातीन जिनके बहुत से मसाइल हैं थाना कल्चर के वाले से, उसके भी दूर कीजिए। देखें, वही मेरी बात फिर दोबारा दोहराते हुए मुझे अब अजीब सा भी लगने लग गया, लेकिन मुझे दोहराना पड़ेगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आपको अपने सिस्टम्स ठीक करने हैं, आपको अपने सिस्टम सेट करने हैं। हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के पास जो सिस्टम्स हैं उसके तहत हम औरतों को उनके हकूक़ किस तरह दिलवाएंगे, उनको एजुकेशन में, उनको प्रोफेशंस में, उनको चाहे वो पुलिस में आना चाहें, चाहे वो आर्मी में जाना चाहें, चाहे वो सिविल सर्विस में आना चाहें, उनको इक्वल मौक़े फराहम किए जाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कि हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है हमारी पार्टी का, वो हर उस औरत को मिलेगी जो कि मर्द के शाना बशाना चलना चाहती है। जब खुद औरतें, लेट से कि थाने में हमारे 20% या 30% औरतें होंगी और वो वहाँ बैठी हुई होंगी, तो वो सिस्टम एक बन जाएगा जिसके तहत ये जो हरासमेंट है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताएं 2018 में अगर इलेक्शन में आपकी पार्टी खातिर कामयाबी हासिल नहीं करती, तो फिर भी आप अवाम की खिदमत करते रहेंगे या फिर वो साइड पे हो जाएंगे? हम अवाम की खिदमत, हमने एक अहद लिया है कि अवाम की खिदमत हमने मरते दम तक करना है, चाहे हम इक़्तिदार में आएँ या ना आएँ। हमने खिदमत करनी शुरू कर दी हुई है, हम पिछले 20, 30, 40 साल से कर रहे हैं। हमने 10 साल से मस्बत खिदमत करनी शुरू की है और ये खिदमत कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे हम इक़्तिदार में आएँ या ना आएँ, इलेक्शन जीतें या ना जीतें। हमारा जो एक मंशूर है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इक़्तिदार में आकर ही हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने प्रूव किया है कि बगैर इक़्तिदार में आए हमने अपनी मदद आपके तहत बहुत सी अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं, और अगर अल्लाह ताला ने ये हमें मौका ना दिया, जो कि अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह की मर्ज़ी होगी, तो हम फिर भी अपनी खिदमत देते रहेंगे पूरी आवाम को। हॉस्पिटल्स वगैरह के हवाले से आपने क्या किया है? जी, हमने जैसे आपको बताया था मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हमने बनाए थे जो कि एक हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हैं, उनके अंदर तमाम हॉस्पिटल की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ तक हुआ ये सारा काम आप लोगों ने देहातों में ही किया है? जी, देहातों नहीं, हमने ज्यादातर ये काम देहातों में इसलिए किया है जहाँ पे के बहुत जो शरह थी वो इतनी ज्यादा हाई हो चुकी थी मोर्टेलिटी रेट की, कि बच्चे पैदा होते साथ ही फौत हो रहे थे, औरतें डिलीवरी के टाइम फौत हो रही थी, बीमारियां की वजह से बहुत छोटे बच्चे फौत हो रहे थे। तो वहाँ पे उसको इतना हम मोर्टेलिटी रेट को नीचे ले आए हैं कि WHO ने जाके उस जगहों को विजिट किया कि भाई ये एकदम ये सडन चेंज आया कैसे, और ये चेंज पिछले 8-9 सालों में आया है। ये ज़्यादा इसमें वो भी नहीं है कि ये जी बहुत सदियां लग गई इस चेंज को लाने में। तो आप खुद सोचें कि अगर 8-9 सालों में हम चंद एक लोग मिलके हमने 5 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के तवासुत से इतना बड़ा कारनामा उस एरिया में अंजाम दिया कि बाहर के इदारों ने आके उसको देखा और उसको माना कि भाई हाँ ये हो सकता है, तो आप सोचो कि एक बड़े पैमाने पे पूरे मुल्क में क्या नहीं हो सकता। हमारी बदकिस्मती है कि हमने 1947 से लेके अब तक हॉस्पिटल्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जो हमें देनी चाहिए। तवानाई का जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या किया है? देखें जी, बिजली चोरी आपको पता है वो रुकनी चाहिए, बहरान इतना कोई नहीं है। अगर हम सारे ईमानदारी से इस मुल्क को बचाना चाहते हैं और ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हम अज़द खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम बिजली चोरी कर रहे हैं हम इसे बंद करें, क्योंकि जितना बिजली चोरी में हमारा सरमाया जा रहा है और एनर्जी वेस्ट हो रही है वो एक बहुत बड़ी वजह है लोड शेडिंग की, और आज जो इतना बड़ा एनर्जी का बहरान आया हुआ है। दोम हमारी अगेन पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी मुल्क बनाते हैं 20-20 साल की, वो 20 साल का रिजर्व रखते हैं अपने एनर्जी का, अपने फ्यूल का, अपने गैस का, अपनी तवानाई का। हमने कभी वो पॉलिसी बनाई ही नहीं कि ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं बल्कि 20 साल आगे के लिए भी प्लान कर लें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उनको वो तकलीफों और दुश्वारियों से ना गुजरना पड़े जो आज हम। तो हमारी पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट में जी बिल्कुल एनर्जी पॉलिसी इतनी मस्बत बनाई हुई है जिसमें कि थोड़े सरमाए पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने डैम्स बनाने हैं।
आप डैम्स के बगैर इस एनर्जी के मसले को हल कर ही नहीं सकते। तो तवज्जो देनी है, हमने अपने जो पानी, हमारी बारिशों का पानी, हमारे ग्लेशियर्स का पानी, हमारे रिवर्स का पानी जो है उसको हार्नेस करना है। लेकिन डैम्स तो कुछ अरसे में नहीं बनेंगे, इसके लिए भी कई साल चाहिए डैम्स बनने के लिए। बहुत साल आपको तब भी नहीं दरकार है। अगर आप सरमाया सही तरीके से लगाते हैं और डैम्स को बनाते हैं तो आपके डैम्स बड़ी जल्दी बन सकते हैं। चले आप ये देख लें कि बिलियंस ऑफ क्यूसेक वाटर हर साल ट्वाइस अ ईयर समंदर में चला जाता है। क्या हम वाटर हार्नेसिंग नहीं कर सकते? क्या हम उस पानी को रोक के वहां पे छोटे डैम्स बना के, छोटे डैम बनाने में कोई लंबा टाइम नहीं लगता, छोटे छोटे बिजली पावर हाउसेस बना के हम अपनी बिजली का बहरान दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल हमारी पॉलिसी बिल्कुल इसके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में उनकी हुकूमत की तरफ से उनकी अनथक मेहनत और जहानत की वजह से जो सरमायाकारी हमारे पाकिस्तान में आ रही है, उसके होते हुए आपकी पार्टी हासिल कामयाबी हासिल करेगी। सरमायाकारी, जब सरमायाकारी लगेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत सी इंडस्ट्री बंद भी पड़ी हुई है और बहुत सी बंद होती जा रही हैं, और रोज आप सुनते हैं दो चार इस तरह के किस्से जिसमें कि इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद भी हो रही है। सरमायाकारी इस मुल्क की क्या है आपको पता है? सरमायाकारी इस मुल्क की सबसे बड़ी सरमायाकारी हमारे वो नौजवान हैं जो ब्रेन्स थे, जो ब्रेन ड्रेन हुआ है इस मुल्क से, जो हमारे नौजवान तबका, जो हमारा जहन था इस मुल्क का, वो इस मुल्क को छोड़ के बाहर मुल्क में चला गया है। उन्होंने वहां जाके उन मुल्कों की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया है, उन मुल्कों की मईशत को इतना मजबूत किया है कि वो कोई सुपर पावर बन गया है। कोई आज सिलिकॉन वैली जो है वो हमारे सारे पाकिस्तानियों की भरी हुई है, हमारे आईटी के लोग वो ऊपर आ गए हैं और पाकिस्तान नीचे चला गया। हमें अपने ब्रेन्स को वापस लाना है। जिस दिन हमारा नौजवान तबका, हमारा मिडिल एज तबका जो कि ब्रेन्स थे, जो कि जहन था इस मुल्क का, वो इस मुल्क में वापस आएगा, इस मुल्क में सरमायाकारी खुद ब खुद आएगी। और जब उस पैमाने पे सरमायाकारी इस मुल्क में आएगी तो लोग जोक दर जोक वापस आएंगे और इंशाल्लाह ताला मईशत इस मुल्क की स्ट्रांग होगी। उनको वापस लाने के लिए हमारी एक इतनी स्ट्रांग पॉलिसी है जिसके ऊपर वापस आएंगे ना जब यहाँ पे रोजगार होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा रोजगार? ईज ऑफ बिजनेस आप इस मुल्क को देंगे। ईज ऑफ बिजनेस वो कि जो बाहर से सरमाया लेके आता है उसको तंग करने की बजाय, तकलीफें देने की बजाय उनके लिए सहूलियात पैदा की जाए। हमारी पॉलिसियों में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं, वो ईज ऑफ बिजनेस मौजूद है जिसके तहत बाहर से जो भी सरमाया लेके आएगा उसको वो तकलीफ नहीं होगी जो आज सरमाया लाने वाले को होती। आयशा हामिद, आप हमें ये बताएं कि इस टाइम बहुत से लोगों जिनका अरबों करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा है और वो सरमायाकारी में नहीं लगाते जिससे लोगों को रोजगार मिले, वो अपना पैसा पड़ा रहते थे, उनको मंथली सालाना उनको पैसे मिल रहे हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे वो पैसा रोजगार में लगाएं, लोगों को रोजगार मिले, बैंकों में सड़ने का क्या फायदा? ये सूद का कारोबार कब खत्म होगा? जी बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो जमा करने की बजाय उसको तजारत में लगाए। तजारत में लगाने से ना सिर्फ तजारत में उनको तहफ़्फ़ुज़ होगा तो लगाएंगे ना। मैं आगे उसी पे आ रही हूँ, माली फायदा होगा, बल्कि बहुत सी जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारे जो बगैर जॉब्स के लोग बैठे हुए हैं उनको कोई रोजगार और आमदनी उनकी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब है सहूलत देना सरमायाकार को ताकि वो बखुशी आके अपना ना सिर्फ सरमाया लगाए बल्कि उसको मल्टीप्लाई करे, 1 से 10 इंडस्ट्रियां बने, 10 इंडस्ट्रियों में लाखों लोगों को रोजगार मिले। ना सिर्फ रोजगार मिले बल्कि टैक्स पे हो, टैक्स पे हो तो मुल्क की इकोनॉमिक्स बेहतर हो, मुल्क की मईशत मजबूत हो, और जब मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो हमें ना बॉर्डरों पर किसी का डर रहेगा, ना हम किसी के मतहत होंगे, ना हम किसी का हुक्म मान सकते। हम अपने खुद मुख्तार होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे और हम सर उठा के प्राउड पाकिस्तानी की तरह 1-on-1 बेसिस पे दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड कर सकेंगे। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी मुल्क को MFN स्टेटस दे दें या हम किसी मुल्क के पांव पे जाके गिर जाएं, जी आप हमारी ट्रेड को जो है बढ़ा दें, आप हमारा कोटा बढ़ा दें। लोग खुद हमारे पास, दूसरे ममालिक खुद हमारे पास आएंगे कि जी आपकी सनत जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही आपके बगैर। ये पॉलिसी है हमारे पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट की इंशाल्लाह ताला। जो जो मौका मिला तो लोगों का बाहर के मोबाइल स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, ठीक है, सड़ है, उसका अभी तक हुकूमत ने कहा कि हम पैसा वापस लेके आएंगे, कोई पैसा वापस नहीं आया, ना उनको खत लिखे गए, ना कोई इसमें पेशरफ्त हुई। देखिए उमर, बहुत जो समझदारी की बात है वो ये है कि जिन लोगों ने पैसा अपना बाहर रखा हुआ है और जो लोग बाहर रह रहे हैं वो इस मुल्क के सरमाया हैं, वो लोग भी इस मुल्क का सरमाया है। उन लोगों को इस मुल्क में वापस लाने की जो तरकीब, जो हमने एक पॉलिसी बनाई है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र हैं। ईज़ ऑफ बिज़नेस के अलावा भी उनको सहूलियात ऐसी दें, उनको कोई ऐसी मुराद दें,
जिसमें होता है कि भी एक बार्गेन हो जाता है कि आप अपना सरमाया वापस लाएं, हम आपको ये सहूलियात देते हैं, आप हमें वो, अब क्योंकि कोई हुकूमत बाहर की आपको वो सरमाया खुद से नहीं देगी, क्योंकि वो सरमाया उनकी मईशत को मजबूत कर रहा है। कोई मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उनकी मईशत में डेंट पड़े और वो सरमाया इस मुल्क में वापस आए। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रेन्स को वापस लाना है, हमें मुल्क से जो भागे हुए लोग हैं उनको वापस लेके आना है। जब तक वो इस मुल्क में वापस नहीं आएंगे और इस मुल्क में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, इस मुल्क की भी मईशत स्ट्रांग नहीं हो सकती और बाहर का पैसा भी इस मुल्क में वापस नहीं आ सकता। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? अगर आपकी पॉलिसी आप बता रही हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद पड़ी हैं, जैसे इन इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से चलाने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर आपकी पॉलिसी सही हो और रिसर्च और डेवलपमेंट पे बेस्ड हो और आपको पता हो कि जी ये पॉलिसी इस तरीके से चलेगी और आप एक सिस्टम बना के उसको चलाना शुरू कर दें, वो कामयाब ज़रूर होगी, क्योंकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे बेस्ड है। कोई वजह नहीं है कि वो नाकाम हो, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज़ टाइम से होती है, कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं हो जाती। तो हमें इसके लिए बड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट इस मेहनत को, इस पेशेंस को लेके आगे चलेगी और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे इसमें। और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, उनके लिए कोई ख़ास है आपके पास अमल? देखिए उमर, हमसाया ममालिक को हम उनकी इक्वल बेसिस पे बात करना चाहते हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, एक इस्लामिक मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं। हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बहुत प्रोटेक्शन भी दी जाती है, उनका बहुत से भी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी है, आपको पता है हर सतह पे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके लिए कोटे भी हैं। तो हम किसी मुल्क से कम नहीं हैं। हम अगर कमी हम में है तो वो ये है कॉन्फिडेंस की। हम हर मुल्क के साथ एक दोस्ताना रवैया रखना चाहते हैं, लेकिन अपने पैमाने पे, अपनी सतह पे। हम किसी को अपने पे हावी नहीं आने देना चाहते। हमारी पॉलिसी होगी पीस की पॉलिसी, क्योंकि इस दुनिया में पीस की अशद ज़रूरत है। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू करना चाहते, हम इस मुल्क को, इस दुनिया को, इस पूरे खित्ते को तबाह नहीं करना चाहते। सो पीस की पॉलिसी लेके चलनी है, सुलह की पॉलिसी लेके चलनी है। और अगर वो सुलह की और पीस की पॉलिसी पाकिस्तान कर लेता है तो आप यकीन करें ये पूरा खित्ता जो है वो अमन में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में इस वक्त लोकेटेड है। हमारी ज़रूरत हर हमारे हमसाये मुल्क को है। सीपैक का देख लें, ईरान का देख लें, रशिया का देख लें, इंडिया का देख लें। इंडिया क्यों इतनी कोशिशों में लगा हुआ है? क्योंकि उसके लिए ये फासला तय हो जाता है, छोटा फासला मिल जाता है ट्रेड का। जब इन सारी बातों को आप समझ जाएं और इन सारी बातों पे अमल करना शुरू कर दें, तो इसी वजह से हम पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट समझती है कि हमें अपने हमसाये मुल्कों के साथ दोस्ती से, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन उनकी बराबरी के साथ बात करनी चाहिए। हम अपनी किसी भी इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी हमसाये मुल्क से। तो ये सारे सिस्टम्स और प्लान्स करप्शन के बिल्कुल पाक होंगे जी, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको अमली जामा पहना चुके हैं, हम ऑलरेडी इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर हम छोटी सतह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो पूरे मुल्क पे क्यों नहीं। अगेन मैं एम्फसाइज करूंगी, जब आप सिस्टम्स बनाते हो मुल्क के, करप्शन और ये जो प्रॉब्लम्स है, ये एक्चुअली उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये खुद ही खत्म हो जाए। मैडम, हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होता जा रहा है। हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसका आपने एक जुमले में जवाब देना है कि 2018 के इलेक्शन जो होते हैं उसमें आपकी पार्टी अगर नई भी इक़्तिदार में आती है तो फिर भी आप अवाम की खिदमत करेंगे, और अगर करेंगे तो किस तरह करेंगे? बस एक जुमले में बताना है आपने। पाकिस्तान से हमें इतनी शदीद मोहब्बत है कि इक़्तिदार में आने के लिए हमें मुल्क और कौम की खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है। हम तहे दिल से ज़िंदगी जब तक अल्लाह ने दी इस मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और बहुत से सवालात के जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं हमारी आवाम को भी उनके जवाब मिल गए होंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हमें अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।